एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली इंडिया में अकॉर्डिंग टू मी दो चीजें फ्री होनी चाहिए। पहला है मेडिकल और दूसरा है एजुकेशन। लेकिन बड़े दुख की बात है कि दोनों ही चीजें इंडिया में सबसे महंगी है। बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव की आवश्यकता है। अभी एनईपी 2020 है, लागू होने वाली है। उम्मीद है आगे वाले कुछ समय में सुधार संभव हो। स्कूल हिंदी मीडियम अच्छी है या इंग्लिश मीडियम? अच्छा क्वेश्चन। आज के पेरेंट्स सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर के पजल रहते हैं कि मैं अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में डालूं या इंग्लिश मीडियम में डालूं। दोनों ही स्कूलें अच्छी हैं, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों ही स्कूलें अच्छी हैं। अगर मैं बात करूं तारानगर की तो तारानगर में हिंदी मीडियम भी स्कूल है और इंग्लिश मीडियम भी स्कूल है। चुनाव करते समय पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि यहाँ पे इस स्कूल के अंदर जो स्टाफ है, जो टीचिंग फैकल्टीज हैं, वो कैसी हैं और क्या मेरा बच्चा एक्चुअल में इंग्लिश मीडियम के लायक है या हिंदी मीडियम के लायक है, ये उनको समझने की आवश्यकता है। आज क्या है कि भेड़चाल हो गया, पड़ोसी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, मैं भी इंग्लिश मीडियम में भेजूं। और दूसरा, लोगों ने अपना स्टेटस सिंबल बना दिया है। कहां पढ़ता है बच्चा? हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम में पढ़ता है क्या? नहीं, हिंदी मीडियम भी काफी अच्छी अच्छी स्कूलें हैं जहां पे पढ़ के आप ऊंचे स्थान पे पहुंच सकते हैं। तो दोनों स्कूलें अच्छी हैं। आरटीई के बारे में आपका क्या राय है? आरटीई, राइट टू एजुकेशन, 2009 में ये लागू हुआ था। गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए और गरीब बच्चे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ पाए, इसके लिए आरटीई लागू हुआ था, जिसमें 25% एडमिशंस है वो गवर्नमेंट के थ्रू गरीब बच्चों के होते हैं। लेकिन सही मायने में अगर मैं बात करूं तो आरटीई का फायदा गरीब बच्चे नहीं उठा रहे हैं। एक अच्छा सच बताऊं तो यह है कि मेरा खुद का बच्चा आरटीई के अंदर पढ़ रहा है, जबकि मैं आरटीई के लायक नहीं हूं। लेकिन जब सबके पढ़ रहे हैं, इवन जिनके मैं तो क्या, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके 2-2 3-3 मंजिला घर हैं, कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां वाड़ियां हैं, उनके बच्चे भी आरटीई के थ्रू एडमिशन पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे का हक खा रहे हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं अपने बच्चे का एडमिशन हटा रहा हूं। सीबीएसई एंड आरबीएसई में क्या फर्क है? सीबीएसई एंड आरबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एक स्टेट बोर्ड है और एक सेंट्रल बोर्ड है। वैसे देखिए तो दोनों में बहुत अंतर है। अगर कोई भी कर्मचारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी है जिसके ट्रांसफर ज्यादा होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आर्मी में है या सेंट्रल का कर्मचारी है जिसके ट्रांसफर फ्रिक्वेंटली होते रहते, तो उनको मेरे अकॉर्डिंग सीबीएसई में जाना चाहिए। दिक्कत नहीं आती है जब वो बोर्ड चेंज करते हैं। पढ़ना दोनों में ही होता है। अब तारानगर की अगर मैं बात करूं तो तारानगर में आरबीएसई और सीबीएसई में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर अगर वो एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो कर रहे हैं तो सीबीएसई आरबीएसई में दोनों फॉलो होते हैं। आरबीएसई में 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड के अंदर बोर्ड के एग्जाम होते हैं। सीबीएसई के अंदर होम बोर्ड होता है, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में एग्जाम होता है। दूसरा अगर देखें तो मैन रूल्स, जो 9th स्टैंडर्ड के अंदर सीबीएसई के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, अब डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड में भी सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा स्कूल सीबीएसई है, और तो इसके लिए अगर आप जानना चाहें तो आप उनके एफिलिएशन नंबर है उनसे मांग सकते हैं, उनसे वो चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। पर्सनली अगर मेरा सुझाव अगर कोई माने तो अगर तारानगर में तो दोनों इक्वल ही है, क्योंकि एक जैसे ही टीचर है, एक जैसा ही टीचिंग मेथड है, तो डिफरेंस नहीं है। बाकी सीबीएसई बेहतर है। पुअर मैन एंड एजुकेशन के बारे में आपकी क्या राय है? बड़ी विडंबना है, और तारानगर की ही नहीं हर जगह की ये है कि हर माँ बाप ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा सा अच्छा स्कूल दूं, और इस चक्कर में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो भी इधर उधर से पैसे करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल्स अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई इंसान 10,000 रुपए महीना कमाने वाला है तो उसके बच्चों की एजुकेशन है, उसका जो खर्चा है वो 10 से 15% ही होना चाहिए। 10,000 वो कमा रहा है महीने का, और वो 3,000 रुपए
बच्चे की फीस भर रहा है तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन उसकी गड़बड़ा जाएगी और अच्छे से वो कैरी नहीं कर पाएगा। हिंदी मीडियम स्कूलें भी अच्छी है, वहां पे भी वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मैन क्या करता है, मैन ये करता है कि संस्कार वो कैसे डेवलप करते हैं। तो अपने इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए स्कूलों का चयन भी करना चाहिए। प्राइवेट टीचर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्राइवेट टीचर, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, 2019 में एक सीबीएसई की मीट हुई थी, उस समय भी मैंने कहा था कि प्राइवेट टीचर है वो सिस्टम की नाजायज औलाद है। वो काम तो ज्यादा करते हैं लेकिन संपत्ति में उनका हिस्सा कम होता है। एक छोटी सी चीज बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया सीबीएसई आरबीसी के लिए। सीबीएसई की जब मान्यता एफिलिएशन लेते हैं तो उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेनी होती है और उसके करिकुलम में एक नोट आता है जहां पे यह लिखा हुआ होता है कि आप अपने टीचर्स को वो सैलरी दे जो स्टेट एम्प्लॉय को मिलती है, मतलब स्टेट के जो टीचर्स हैं उनको मिलती है। इट मीन्स गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको मिलती है वो सैलरी, आप अपने टीचर्स को दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि सैलरी टीचर्स को दी जाती है ज्यादा। किसी स्कूल में टीचर को सैलरी 35,000 रुपए दी जाती है लेकिन एक्चुअल में उसकी सैलरी है वो 5,000, 7,000, 8,000 होती है, उसके अकाउंट से वापस से वो निकाल ली जाती है। पढ़ाने के अलावा, हालांकि ये तो गवर्नमेंट टीचर्स में भी होता है कि पढ़ाने के अलावा उनको बहुत सारे काम दिए जाते हैं। इवन मैं तो ये कहता हूं अगर गवर्नमेंट टीचर को सिर्फ पढ़ाने दिया जाए तो बहुत हद तक प्राइवेट स्कूलों पे लगाम लग सकती है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा अलग अलग काम दे दिए जाते हैं, इस वजह से वो पढ़ा नहीं पाते और बच्चे हैं वो दूसरे स्कूलों में जाते हैं। लेकिन प्राइवेट टीचर बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अगर प्राइवेट टीचर नहीं हो तो शिक्षा का भट्टा है वो बैठ जाए। प्राइवेट टीचरों की बदौलत ही शिक्षा ऊपर है। क्या स्टूडेंट एक मशीन के जैसे काम करते हैं? इसमें प्रॉपर अगर किसी का हाथ है तो हम प्राइवेट स्कूल वालों का है। हमने बच्चों को मशीन बना दिया है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहना सीख लिया तो हम ये समझते हैं कि बच्चे को काफी अच्छा एजुकेशन मिल गया। घर पे पेरेंट्स ही चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बात करे। क्वेश्चन पूछते व्हाट इज दिस, बच्चा अगर दिस इज अ मोबाइल और पेरेंट्स खुश हो जाता है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ फैन, पेरेंट्स खुश हो गया। व्हाट इज दिस इज अ लैपटॉप, पेरेंट खुश हो गया। अगर वो दूसरा क्वेश्चन से करे व्हाट इज द यूज ऑफ मोबाइल, व्हाट इज द यूज ऑफ फैन, व्हाट इज द यूज ऑफ लैपटॉप, वहां पे बच्चा चुप। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन वाली पद्धति है वो लागू की जा रही है और इससे बच्चे हैं वो मशीन बन रहे हैं। बड़ी अच्छी चीजें लगती है मुझे गवर्नमेंट स्कूल की कि वहां पे मशीनें कम से कम नहीं बनती। क्या बच्चों को काउंसलर की जरूरत पड़ती है? सिर्फ बच्चों को नहीं, टीचर्स को भी काउंसलर की जरूरत पड़ती है और काउंसलर्स होने जरूरी है। क्या गवर्नमेंट कर्मचारी के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट स्कूल में जाए। एक्चुअली ये उनका स्वतंत्र अधिकार है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर पूरे नहीं है तो फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अपने बच्चों को क्यों भेजे वहां पे। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पे फैसिलिटीज नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट अगर पूरी फैसिलिटीज उनको देती है, वहां पे प्रॉपर टीचर हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने बच्चों को भेजना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से भेजे ही, कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन कभी किसी के लिए नहीं हो सकता। टीचर्स एंड स्टूडेंट रेशियो, ये अच्छा क्वेश्चन है। टीचर और स्टूडेंट रेशियो है वो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं बोलूं कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तो वहां पे 20 से 25 बच्चे पे एक टीचर होना जरूरी है। फर्स्ट टू फिफ्थ कहूं तो मैं 25 से 30 बच्चे, और फिर 6 से अगर 8 की अगर मैं बात करूं तो 35 से 40 बच्चे, और 40 बच्चे ही एक क्लास में अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि 40 मिनट का लगभग पीरियड आता है तो टीचर है अच्छे से उनकी नोटबुक चेक कर पाए और ध्यान दे पाए। प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल में आप किसको जज करेंगे? एक्चुअली मैं तो जज करने वाला हूं नहीं, लेकिन अगर दोनों में चूज करने की बात हो तो हम कंपैरिजन दोनों में कर नहीं सकते। दोनों ही अपने लेवल पे बहुत शानदार काम कर रहे हैं।
मैंने बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल देखे हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैंने प्राइवेट स्कूल्स भी देखे हैं। मैंने कलाना में काम किया है। कलाना के अंदर एक स्कूल है, डीएम स्मार्ट स्कूल, बहुत शानदार स्कूल है। और कलाना के अंदर ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, वो भी बहुत शानदार स्कूल है। तारानगर की अगर मैं बात करूं तो तारानगर के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, नवीन स्कूल, जिसके प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक जी जांगिड़ है। मेरा पर्सनली मिलना नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनके बारे में काफी अच्छा सुना है। तो जो पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को वहां भेज सकते हैं। और तारानगर में ही बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कूलें हैं। क्या आप तारानगर के अंदर कुछ नया एकेडमी लेके आने वाले हो? हाँ, मैं भी तारानगर में चाणक्य एकेडमी के नाम से और एक अपनी संस्था है वो खोलना चाहता हूँ। और उसका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा या बच्चों को सिखाने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। दिखावा नहीं होगा और रियलिटी होगा। बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा विश्वास करें, स्किल्ड बने, ऐसा मेरा विचार है। और छोटे छोटे बच्चों को ही ज्यादा हम, क्योंकि बड़ी बड़ी स्कूलें हो जाती है तो वहां पे छोटे छोटे बच्चों को वो ध्यान नहीं देते। बोर्ड की क्लासेज हो जाती है तो वहां पे वो बोर्ड के बच्चों को तो अच्छा ध्यान दे पाते हैं और छोटी बच्चों पे नहीं दे पाते। तो बाकी सारी स्कूलें तारानगर में अच्छा कर रही है, बेहतरीन कर रही है। तो तारानगर में मॉडर्न है, टेगोर है, गुरुकुल है, शास्त्रनाम है। तारानगर एक अच्छी एजुकेशन सिटी है। तारानगर के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और अब तो तारानगर में फाउंडेशन क्लासेज हैं, सिक्कर कोटा की तरफ से वो भी है। तो एक पेरेंट को हर जगह पे जाकर के जज करना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है वहां पर, और क्वेश्चंस करने चाहिए। क्या टीचर सही है, क्या मैनेजमेंट उनका सही है, या उनकी जो क्वालिटीज है वो भी जानना जरूरी है। तो श्याम बाबा ये करता रही और सबका साथ रहा, तो इस साल हम भी मैदान में आ रहे हैं। धन्यवाद।